हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नवभारती स्टडी सर्किल। आज का हमारा टॉपिक है वर्क के बारे में हम इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, इसके बारे में समझेंगे हम विद एग्जांपल। और वर्क का जो फॉर्मूला है, वो एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करने के बाद हम 3 कंडीशंस पर जाएंगे, यानी कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में कितना थीटा एंगल बन रहा है, वर्क उस थीटा एंगल पर डिपेंड करता है। यानी कि 0 डिग्री होगा तो वर्क कितना होगा, थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क कितना होगा, 180 होगा तो वर्क कितना होगा। यानी कि जो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहां पर एक थीटा एंगल बनता है। और जो हम फोर्स लिखते हैं वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लिखते हैं, यानी फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F cos थीटा। तो यहाँ थीटा जाएगा और कोस की वैल्यूज बताएगा। हर थीटा एंगल पर कोस की जो वैल्यू है वो एक अलग वैल्यू डिफाइन करेगा और उस पर डिपेंड करता है वर्क, यानी वर्क चेंज होगा थीटा की वजह से। तो चलिए देखते हैं कैसे हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर वर्क होगा और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर वर्क 0 होगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। वर्क इज सेड टू बी डन इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स, यानी जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी पार्टिकल पर, तो वो फोर्स कैसा होना चाहिए, वो इस तरह का फोर्स होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एक्चुअल प्लेस से किसी एक अदर प्लेस पर पहुंच जाए, यानी मूव कर जाए। अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वहां पर वर्क कितना होगा, 0 होगा। यानी वर्क होने के लिए डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों ही जरूरी है। तो यहां आपको दिख रहा है, यहां एक बॉल जो है वो इसने फेंकी और किस डायरेक्शन में, वो इस तरह पैराबोलिक पाथ बनाकर जा रही है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपने पढ़ा होगा एक्चुअल पाथ या फिर एक्चुअल जो प्लेस होता है और फाइनल प्लेस होता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, एंडिंग पॉइंट क्या है, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहां से ये बॉल फेंकी जा रही है पैराबोलिक पाथ बनाकर, ये फाइनल प्लेस पर पहुंच रही है, यानी कि फोर्स अप्लाई होने के बाद में जो पॉइंट था वो क्या कर गया, मूव कर गया। यहां से ये बॉल जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गई इस अनदर पॉइंट पर। तो यहां क्या होगा, फोर्स बनेगा, साथ ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी बनेगा। दोनों ही क्या बनाएंगे, एक वर्क क्रिएट करेंगे, वर्क बनाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, फॉर वर्क टू बी डन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी ये 2 कंडीशंस ऐसी है जिनकी वजह से ही वर्क जो है वो बनता है, क्रिएट होता है। अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, यानी एक फोर्स तो अप्लाइड होना ही चाहिए, जिसको हम अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है द अप्लाइड फोर्स मस्ट प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस फोर्स की वजह से जिस ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स लगाया गया है वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। यानी अगर उस फोर्स की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, मान लीजिए हम किसी वॉल पर धक्का मार रहे हैं, उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या वो जो वॉल है वो हमारे लगाए हुए फोर्स की वजह से डिस्प्लेस्ड होगी, वो कभी भी डिस्प्लेस्ड नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, वहां पे डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो हमारे द्वारा किया गया जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क को होने के लिए एक अप्लाइड फोर्स की तो जरूरत पड़ती ही है, साथ ही कंडीशन क्या होती है कि वो अप्लाइड फोर्स उस ऑब्जेक्ट को मूव करा दे, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस्ड हो जाए। तो इसे हम बोलेंगे 2 कंडीशंस किसके लिए, वर्क डन होने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए यहां पर कंडीशंस है बाय वर्क इज 0। मैंने अभी आपको बताया कि एक बॉल को धक्का देने से वर्क जो है वो 0 होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर अप्लाइड फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने वैल्यू पुट की जितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण कंप्लीट वैल्यू हमारे पास वर्क की कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो यहाँ पर वर्क जो है वो 0 क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एंड एक्सप्रेशन देखते हैं। इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन a body and produce a displacement S vector in its direction, then work done
W is given by W equals to F dot S। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज देखनी है, ये जो वर्क होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ये जो वेक्टर लगाया हुआ है वो आपको नहीं लगाना है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे छप गया है। फोर्स कैसे क्वांटिटी है? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप देख रहे हैं कि इनका जो प्रोडक्ट किया गया है वो एक डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि एक स्केलर प्रोडक्ट है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट है तो ये जो क्वांटिटी होगी इक्वल के इस तरह, वो क्वांटिटी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं वो स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसको इस तरह से हम डॉट द्वारा डिनोट करते हैं। अगर f मान लीजिए कोई क्वांटिटी है हमारे पास a और हमारे पास दूसरी क्वांटिटी है b, अगर ये दोनों ही कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट कैसा है? हमारे पास वो प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये क्वांटिटी आ रही है इक्वल में, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ये क्वांटिटी बताएगी। अब क्योंकि यहाँ पर हम वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है, W के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पर बाय मिस्टेक ये छप गया है। आपको क्या करना है? इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो क्वांटिटी है ऑलरेडी, फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है। इसलिए जो वेक्टर हो, ये जो वर्क होगा हमारे पास वो कैसा होगा? स्केलर होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफ S इज जीरो, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट कैसा रहे? जीरो रहे, देन नो वर्क इज डन। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैसा है? जीरो है, तो कोई भी वर्क वहां पर नहीं होगा। वर्क कितना आएगा? जीरो आएगा। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। देखिए 1 जूल इक्वल्स टू kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये हम यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि फॉर्मूला से ये यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकलेगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। हमारे पास W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स को हम क्या लिखते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, एंड साथ में हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब हम क्या करेंगे? मास को लिखते हैं हम kg में, एक्सीलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारे पास जो इसकी यूनिट लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी? एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ ही हम डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में लिखते हैं, इसलिए हमारे पास kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ये इसकी यूनिट निकल कर आती है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा ये यूनिट किस तरह से आई है, इसके फॉर्मूले से हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये भी पढ़ रहे हैं यहाँ 1 न्यूटन एंड 1 मीटर, तो इसकी यूनिट हम और क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास फोर्स है और ये जो यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसी को ही हम क्या लिखते हैं? न्यूटन लिखते हैं। साथ ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम किस में लिखेंगे? मीटर में लिखेंगे। तो या तो आप लिख सकते हो kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर, या फिर देखिए kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम जूल बोलते हैं। और न्यूटन के लिए क्या आता है? kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स की यूनिट है। kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ये फोर्स की यूनिट है, यहाँ हम इसको न्यूटन लिख सकते हैं। एंड kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर किसकी है? ये वर्क की यूनिट है जिसको हम जूल लिख सकते हैं। तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसकी यूनिट को डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे इनका डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए जब हमें पता है कि इसकी यूनिट कितनी आएगी? kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये वर्क की यूनिट है। इससे हम बनाएंगे डायमेंशन फॉर्मूला। kg को लिखेंगे मास का कैपिटल वर्ड हमारे पास आ जाएगा, लेटर ये आ जाएगा
m इसको हम लिखेंगे L2 एंड t -2। ये क्या हो जाएगी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्क एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। यहां हम बात करेंगे वर्क की। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ लिया। जब डॉट हटाते हैं हम तो हमारे पास आता है कोस थीटा, लेकिन अगर वेक्टर प्रोडक्ट है क्रॉस अगर हम हटाएंगे तो क्या आएगा, इसके लिए साइन थीटा आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट हटाएंगे कोस थीटा आएगा। अब हम थीटा की कंडीशंस लेके चल रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास जो थीटा एंगल है वो कितना है, 0 है, यानी 0 डिग्री थीटा एंगल पर कोस की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। इसका मतलब यहां से वैल्यू हो जाएगी इसकी 1 और हमारे पास रहेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। When the work is positive, then it is called motive force। अगर हमारे पास वर्क कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोटिव फोर्स बोलेंगे या फिर मोटिव वर्क बोलेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, द वर्क ऑफ एनी अट्रैक्टिव फोर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हम एंगल जो है वो कितना ले रहे हैं, 0 एंड 90 के बीच में ले रहे हैं, यानी कोस 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 एंड कोस 90 की हमारे पास वैल्यू कितनी रहेगी, 0। हमारे पास इन दो थीटा एंगल्स के बीच में हम कोस थीटा की वैल्यूज लेते हैं तो 0 एंड 1 वैल्यू आती है और 0 एंड 1 के बीच में कुछ भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। देन W जो है वो हमारे पास कैसा रहेगा, F कोस थीटा। या फिर हम क्या बात करेंगे, अगर पॉजिटिव है हमारे पास, ऑल्सो द वर्क इज मोटिव, यानी हमारे पास वर्क अभी भी क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव वर्क आ रहा है और उसको हम क्या बोलेंगे, एक मोटिव वर्क बोलेंगे। यहाँ देखिए थीटा एंगल जो है वो पॉजिटिव है हमारे पास और साथ ही हम W का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखेंगे, F S कोस थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अ फोर्स इन अ रोप पुलिंग अ बॉक्स विद इन एंगल, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और ये क्या है, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू डिफाइन करेगा और यहाँ भी कैसा रहेगा, वर्क पॉजिटिव रहेगा और इस पॉजिटिव वर्क को ही हम क्या बोलेंगे, मोटिव वर्क बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर थीटा एंगल हमने कितना ले लिया, 90 डिग्री ले लिया, यानी सबसे पहले हमने बात की थी 0 डिग्री एंगल की, देन हमने 0 एंड 90 के बीच में एंगल की बात की थी, वो भी हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू, कोस की पॉजिटिव वैल्यूज देगा। लेकिन अगर हम बात करें थीटा एंगल हमारे पास 90 डिग्री है तो कोस की वैल्यू आएगी 0। अगर कोस 0 हो गया तो हमारे पास जो वर्क है वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। फिर मैटर नहीं करता कि कितना अप्लाइड फोर्स है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर दोनों के बीच में जो थीटा एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, तो वर्क हो जाएगा 0। दिस केस इज सो इम्पोर्टेंट, सो कीप इट इन माइंड। एग्जाम्पल है हमारे पास, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स व्हेन दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारे पास मान लीजिए इस डायरेक्शन में डायरेक्ट हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर अप्लाइड फोर्स लग रहा है। अब जो फोर्स लगने वाला है वो उस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल है, यानी दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है हमारे पास कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अब कोस 90 की वैल्यू हो गई 0, तो वर्क डन कितना हुआ, यहाँ पर 0 होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हमारे पास कंडीशन है 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, आपको मालूम है कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 0। देन कोस 180 की अगर वैल्यू देखें हम तो वो आती है -1, यानी 0 एंड -1 के बीच में हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू लिखी जाए तो आप देख रहे हो -1 से 0 तक जो वैल्यू आएगी वो क्या कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो वर्क हमारे पास कैसा रहेगा, एक नेगेटिव वर्क रहेगा और नेगेटिव वर्क को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रेजिस्टिव वर्क। सबसे पहले हमने बात की थी पॉजिटिव वर्क की, यानी अगर थीटा की जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव आ रही है तो वर्क पॉजिटिव होगा,
और हम उसको बोलेंगे मोटिव वर्क। लेकिन अगर हमारे पास थीटा की वैल्यूज कितनी आ रही है, कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो वर्क भी नेगेटिव होगा और हम उस वर्क को कहते हैं रेजिस्टिव वर्क। पुलिंग बैक विद अ रोप व्हाइल मोशन इज फॉरवर्ड। अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन हम उसे रोप की हेल्प से बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिव वर्क बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा वर्क किस पर, जिस भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन, जिस मोशन की डायरेक्शन को लेके चल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब उस मोशन को रेजिस्ट कर देता है वो वर्क, इसलिए क्या होगा, वो कहलाएगा रेजिस्टिव वर्क। यानी कि एक तरह से ये फ्रिक्शन फोर्स की तरह काम करता है। जैसे फ्रिक्शन काम करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उस ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसी तरह से वर्क जो रेजिस्टिव वर्क है यानी नेगेटिव वर्क है, वो क्या काम करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को कम कर देगा या फिर लास्ट में आके रोक देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास थीटा एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो, तो 180 पे कोस की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, -1 आती है। क्योंकि ये भी एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा। दिस फोर्स इज ऑल्सो रेजिस्टिव, ये फोर्स भी कैसा होगा, ये जो वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हमने इसी के अगले पिछले एग्जाम्पल में हमने बात की थी, जो हमने कंडीशन रखी थी किस किस के बीच में, हमने कंडीशन रखी थी 0 एंड -1 एंड 0 के बीच में जो भी वैल्यूज हमारे पास आ रही है, यानी -1 से लेके हम बैक साइड जाएंगे तो 0 तक जितनी भी वैल्यूज होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी। इसी तरह से यहाँ पे हमने बात की 180 की, और 180 भी हमारे पास क्या वैल्यू देता है, कोस की -1 देता है, तो इसे भी हम रेजिस्टिव बोलेंगे और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इफ द वर्क इज पॉजिटिव देन इट इज कॉल्ड मोटिव, इफ वर्क इज नेगेटिव देन इट इज कॉल्ड रेजिस्टिव। मोर अबाउट वर्क, वर्क के बारे में कुछ और पढ़ते हैं हम। द वर्क डन बाय अ फोर्स इज 0 व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी ये कंडीशन हमने देख ली थी, ये इसका बहुत ही फैक्चुअल पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। इफ देयर आर मल्टीपल फोर्सेस, अगर एक फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, अगर मल्टीपल फोर्स काम कर रहे हैं, इफ देयर आर मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देन टोटल वर्क डन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ईच फोर्स। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पर 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं, उन चारों फोर्सेस से कितना वर्क डन हुआ, उन सभी वर्क डन का एल्जेब्रिक सम उस ऑब्जेक्ट पर होने वाला टोटल वर्क होगा, यानी टोटल वर्क डन होगा, बाकी जितने भी वर्क डन हुए हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम। हम एल्जेब्रिक सम कब बोलते हैं, जब किसी क्वांटिटी को हम स्केलर फॉर्म में देख रहे हैं, यानी अगर कोई क्वांटिटी स्केलर है तो उसका हम बोलेंगे एल्जेब्रिक सम। यहीं पर अगर हम बात करें किसी वेक्टर क्वांटिटी की, अगर वेक्टर क्वांटिटी का हमें सम करना होता तो हम क्या बोलते, वेक्टर सम बोलते। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हेन वर्क इज 0, वर्क 0 कब कब होता है, डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल, अगर डिस्प्लेसमेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, या फिर वर्क इज वर्टिकल, फोर्स इज वर्टिकल, फोर्स वर्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, देन कोस कैसा बनेगा, 90 डिग्री में होगा, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 0। देन वर्क डन भी कितना होगा हमारे पास, 0 होगा। मान लीजिए ये यहाँ पर एक बाल्टी है, इस पर कैसा फोर्स लग रहा है, इस तरह से ये अपर पार्ट लेके जा रही है ऊपर, इसका मतलब क्या है, एक फोर्स जो है वो नीचे काम करेगा, mg फोर्स काम करेगा, तो फोर्स तो इसको खींच रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री, वर्क कितना हुआ, 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। द वर्क डन बाय अ बॉडी फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट ओनली इज W इक्वल्स टू mgh cos 0। देखिए फोर्स
एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। हम W इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं। फोर्स को हमने लिखा है mg एंड जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो h हाइट से होगा, तो यहाँ हो गया h। और हमारे पास जो cos 0 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, cos 0 वैल्यू देगा 1। देन हमारे पास जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, mg h हुआ। Whatever the path followed, the displacement is the shortest distance between the two levels. Work done by gravity is independent of the path. यानी जो वर्क डन होगा ग्रेविटी के कारण वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा पाथ को लेकर। वर्क कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों ही कंडीशंस हमने पढ़ ली है। जब थीटा एंगल कितना होगा, अगर वो वैल्यू देगा नेगेटिव तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर थीटा एंगल कोस में वैल्यू देता है पॉजिटिव, देन वर्क भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क इज पॉजिटिव व्हेन लिफ्टिंग द बॉक्स, अगर ये बॉक्स को क्या कर रहा है, यहाँ से लिफ्ट कर रहा है, तो वर्क कैसा है, पॉजिटिव वर्क है। उसी तरह से हम देखते हैं वर्क वुड बी नेगेटिव इफ लोअरिंग द बॉक्स, अगर ये लोअरिंग कर रहा है बॉक्स को तो क्या होगा, वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। The force would still be upward, but the displacement would be downward. Displacement कैसा रहेगा, downward रहेगा, lowering करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क एंड डिसिपेटिव फोर्स। देखिए वर्क एंड डिसिपेटिव फोर्स दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। वर्क कैन बी डन बाय फ्रिक्शन, the energy lost to friction by an object goes into heating both the object and its environment. So energy may be converted into heat, sound and light. इसका मतलब क्या है, अगर हम वर्क को फ्रिक्शन फोर्स की तरह देखें तो फ्रिक्शन फोर्स क्या काम करता है, किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को या मोशन को रोकता है, या फिर जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क जाएगा नेगेटिव में, और वही वर्क क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। अब होगा क्या कि यहाँ पर डिसिपेटिव फोर्स अप्लाई होगा और साथ ही ये क्या काम करेगा, हीट करेगा किसको, जब फ्रिक्शन अप्लाई होता है तो वहां पे जो है एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस किस किस फॉर्म में हो सकता है, हीट की फॉर्म में हो सकता है, साउंड एनर्जी की फॉर्म में होता है, या फिर वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में हो सकता है। मान लीजिए किसी दो सरफेस को आपस में रगड़ा जा रहा है, यानी कि अगर हम बात करें किसी एक ऑब्जेक्ट की जो कि क्या कर रहा है, इस सरफेस पर इस डायरेक्शन में मोशन में है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो दोनों ही सरफेसेस जो है आपस में टकराते हैं, कांटेक्ट में आते हैं या रगड़ते हैं हम दोनों सरफेसेस को, तो एनर्जी का लॉस होगा और वहां पर हीट उत्पन्न हो सकती है, हीट प्रोड्यूस हो सकती है, साथ साथ साउंड भी हो सकता है, या फिर वहां पे लाइटनिंग भी हो सकती है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वर्क एंड डिसिपेटिव फोर्स जो है दोनों में क्या रिलेशन है, इसके बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, यानी अगर फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है, फोर्स के चेंज होने की वजह से जो वर्क डन हुआ वो क्या काम करेगा और उसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एक्स डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है एंड वाई डायरेक्शन में हमने क्या लिया है, एक फोर्स लिया है। फोर्स वेरिएबल फोर्स है, यानी यहाँ पर चेंज आ रहा है उसमें, साथ ही डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं। अब इसने क्या किया, एक एरिया बना दिया। ये क्या किया, इसने एक एरिया बना दिया, यानी जब हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पढ़ते हैं वहां जो भी एरिया बनता है उस एरिया को ही हम बोलेंगे कि कितना वर्क डन किया गया है, वो एरिया ही डिफाइन करेगा। यानी कि द एरिया अंडर एनी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क डन। देखिए यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, जितना भी एरिया यहाँ पे बनता है वो एरिया ही टोटल वर्क डन के बारे में बताएगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से मैंने ओनली वर्क के बारे में इस वीडियो में बताया है। वर्क को डिफाइन करना है, वर्क का एक्सप्रेशन लिखना है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उनका स्केलर प्रोडक्ट ही वर्क कहलाता है। तो अगर स्केलर प्रोडक्ट है तो वर्क कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी।
फिर हमने बहुत सारी कंडीशंस इसमें देखी। मेनली हम 3 कंडीशंस देखते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। जहां पर थीटा एंगल नेगेटिव वैल्यू देगा, वर्क होगा नेगेटिव एंड वो रेजिस्टिव वर्क कहलाएगा। जहां पर थीटा एंगल पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है वहां वर्क होगा पॉजिटिव एंड वो वर्क क्या कहलाएगा, एक मोटिव वर्क कहलाएगा। फिर हमने इस ग्राफ की बात की है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस पर आप कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और डिटेल्ड स्टडी हम कर ही रहे हैं हर टॉपिक की। कुछ भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।